दूरदर्शन किसान के हेलो किसान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं निमिष कपूर। हेलो किसान में हम कृषि और पशुपालन से जुड़ी नई नई और उपयोगी जानकारियां लेकर आते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दलहनी सब्जी फसलों की किस्में और बुवाई के बारे में। इसके तहत किसानों को किन बातों का ध्यान रखना है और साथ ही फसल बाजार भेजने के पहले क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कृषि के इस विषय पर किसान फोन के माध्यम से सीधे हमसे सवाल पूछ सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं। सवाल पूछने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर है 1800113060 और 1800113061। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में शाकीय विज्ञान विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीधर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका इस खास कार्यक्रम में। तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए और अपनी जिज्ञासाओं का तुरंत जवाब पाइए हमारे विशेषज्ञ से। और चर्चा का सिलसिला हम शुरू करेंगे डॉक्टर श्रीधर आपसे कि जो दलहनी फसलें हैं, जो दलहनी सब्जी फसल से हम आपसे समझना चाहेंगे कि एक आप आसान शब्दों में हमारे श्रोताओं को, हमारे किसान भाइयों को, हमारे माफ़ कीजिएगा दर्शकों को ये बताएं कि जो दलहनी सब्जी फसलें हैं वो क्या होती हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, आप सब जानते हैं कि जैसे दलहनी फसलें हैं जिसमें आप ज़्यादातर वो फसलें आप समावेश करते हैं जिनकी दाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, दाल के रूप में बनाई जाती हैं और उनके हरी सब्जियां भी उनकी खाई जाती हैं और सूखे जो उनके बीज हैं उनसे आप दाल भी बनाते हैं। तो इसलिए वो दलहनी फसलों के अंतर्गत आता है। तो इसमें कुछ फसलें हैं जो अलग हैं, जो कुछ सब्जी फसलें हैं वो भी अलग हैं। तो हम सब्जी फसलों के बारे में बात करें, जैसे कि उसमें आपका मटर है, लोबिया है, ग्वार, फ्राशबीन, बाकला, सेम, ये सब सारी सब्जियां जो हैं ये दलहनी सब्जियों के अंतर्गत आती हैं। और जो दूसरी फसलें भी हैं दलहनी वाली, जैसे आपका चना, मटर, मसूर, ये सब हैं वो जो आप सब्जियों के रूप में कम इसका प्रयोग होता है, इसलिए सब्जी फसलों में नहीं इनकी गणना की जाती है। लेकिन जो मैंने बताया जैसे मटर, फ्राशबीन, लोबिया, ग्वार, बाकला, सेम, ये जो सब्जियां हैं इनको हम दलहनी सब्जी फसलों के अंतर्गत में इनकी गणना करते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, अगर हम इस मौसम की बात करें तो क्या क्या खास सावधानियां बरतने की ज़रूरत है और अब जो हमारी दलहनी फसलें लगाई जा रही हैं उनके बारे में हम खास आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल। अब जो ये समय आपका आ रहा है, जैसे अब देखें आप, दिन का तापमान तो काफ़ी 25 डिग्री से ऊपर अब चल रहा है और रात का तापमान भी लगभग 15 से ऊपर 18 के बीच में चल रहा है, कभी 15, कभी 16, कभी 18। तो इस तरीके से मौसम बिल्कुल सही आ गया है, जिसकी वजह से अब आप जो ये वसंत ऋतु के बाद वाली जो फसल है जिसको हम गर्मी की फसल के लिए ले लेते हैं, उसकी खेती अब की जाती है, या जायद फसल के रूप में आप समझ सकते हैं जी। तो उसकी इस समय जो दलहनी सब्जियों की बुआई करने का बिल्कुल उचित समय है जी। इसमें सबसे तो पहले आती है लोबिया। लोबिया आप जानते हैं ये आपकी दो तरह की फसलें हैं इसमें। एक तो होती है कि बहुत झाड़ वाली होती है, जिनको बहुत सहारे की ज़रूरत है, बहुत लंबी होती हैं, पतली चढ़ती हैं, उनको मचान पे या किनारे फेंसिंग पे या आपको सहारा देने के लिए बांस के या लकड़ी के वो पिलर बना के खंबे गाड़ करके उसके ऊपर चढ़ाते हैं, तब ये फल देती हैं। और दूसरी किस्म की होती हैं जो वो बौने किस्म की होती हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ऊंचाई आपको 50-60 सेंटीमीटर, 2 फीट, 2.25 फीट से ऊपर वो नहीं जाती हैं। और जबकि पोल वाली होती हैं या 4-5 मीटर, 6 मीटर तक भी जा सकती हैं। तो इसलिए ज़्यादातर किसान भाइयों को हम ये कहते हैं, चूँकि अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो इस समय वो बौनी किस्मों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जो ये बेल वाली सब्जियाँ हैं ये आपकी, ये लोबिया, इसको ज़्यादातर बारिश के समय में उगाते हैं, क्योंकि एक बार वो सपोर्ट बना के चढ़ा दिए तो वो धीरे धीरे उनकी फसल तैयार होती है जी। तो उस समय वो उसकी प्रेफरेंस रखते हैं। तो ये लोबिया है दो फसल। और दूसरी एक फसल है आपकी ग्वार। ग्वार आप सभी जानते हैं ये बहुत अच्छी एक फसल है और ये सूखे को भी थोड़ी सहन कर लेती है, कम पानी में भी हो जाती है।
तो दलहनी सब्जियां, इसीलिए हमने ये बोला था कि ये सब्जियां ऐसी हैं जो कम लागत में अधिक से अधिक किसानों को मुनाफा देती हैं जी। इनमें खर्च बहुत कम आता है, सिर्फ बीज का दाम है, आपके जुताई का समय है वो आता है, और इसमें बहुत ज़्यादा व्याधियां, रोग और कीट मकोड़े नहीं आते जी हैं। डॉक्टर साहब, चर्चा हम जारी रखेंगे। जी। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण जी उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर। सत्यनारायण जी नमस्कार, आपका स्वागत है हेलो किसान में। अपना सवाल पूछिए। हेलो सर। जी सर, बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं इस मौसम में कौन कौन सी दलहनी फसल बो सकता हूँ सर मैं? जी सत्यनारायण जी, इस समय इस मैंने समय, जैसा अभी आप बात कर रहा था कि अभी आपका समय है, उचित समय है कि आप लोबिया बो सकते हैं, ग्वार बो सकते हैं और थोड़ी फ्रासबीन भी बो सकते हैं। तो जैसा मैंने जिक्र किया कि लोबिया में भी दो तरह की फसलें होती हैं, जो बोने किस्म की कहलाती हैं और वो बेल टाइप की भी होती हैं। इसी तरह से फ्रासबीन में भी दोनों होती हैं, बेल टाइप की भी होती हैं और आप बोनी किस्म की भी होती हैं। जी। और फ्रासबीन में भी दो हम और कह लें, एक तो होती हैं जिसको आप राजमा कहते हो, आप राजमा जिसका बीज आप इस्तेमाल करते हैं सूखने के बाद दाल के रूप में, सब्जी के रूप में उसको प्रयोग कर लेते हैं। और जो हम सब्जी किस्में बात करते हैं वो अलग हैं जी। क्योंकि दोनों की फलियों में अंतर होता है। राइट। जो राजमा वाली फलियां हैं उनको आप हरे पे कच्चे पे तोड़ेंगे तो उसमें रेशा बहुत होता है, और जो सब्जी के लिए ही सिर्फ बनाई गई हैं वो फलियां ऐसी होती हैं कि अगर आप उसको ऐसे तोड़ें खट से तो वो टूट जाए, उसमें रेशा ना हो। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने उस किस्म को बनाया, वो सिर्फ सब्जी के लिए ही इस्तेमाल होती हैं। उसके बीज को आप राजमा के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है और राजमा वालों में प्रोटीन कन्वर्जन ज़्यादा होता है। जी। तो ये दो चीज़ें हैं दोनों किस्म में। इसी तरह से लोबिया में भी आप बहुत सारे आप जानते हैं, लोबिया के भी लोग सूखे बीज के भी दाल के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी फली का यही गुण है जो हमने अभी फ्रासबीन में बताया। इस तरीके से ग्वार है तीसरी फसल जिसकी आप बिजाई कर सकते हैं, उसका उचित समय है। ग्वार भी दो समय बोई जाती है, एक तो अभी बोते हैं और दूसरा जून जुलाई में बोते हैं। इसी तरह से लोबिया भी अभी बो सकते हैं, फिर जून जुलाई में बोते हैं। और फ्रासबीन एक ऐसी फसल है जो हमारे मैदानी भागों में थोड़ी सी प्रचलित हो रही है, लेकिन ये मुख्य रूप से ये पर्वतीय अंचल की फसल है, इसीलिए इसको वहाँ पे ज़्यादा उगाया जाता है। और जो पहाड़ी जो एक तरह से राजमा के बीज आते हैं उनको जब आप पका के खाते हैं, उनका छिलका बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उसको लोग ढूंढते हैं हमारे जो हैं कि भाई वो चित्रा वैरायटी कहाँ है, वो किस्में कहाँ हैं। तो उनकी खेती आप मैदानी क्षेत्रों में नहीं कर पाएंगे, वो हमारे पर्वतीय अंचलों में ही उनकी खेती की जाती है जिससे उसकी गुणवत्ता बरकरार रहती है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा यही था जी। कि हमारा देश बहुत बड़ा है और आपको पूरे देश में काम करने का एक बहुत लंबा अनुभव रहा है। जी हाँ। तो देश में स्थान विशेष के हिसाब से जी। किसानों को किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? आपने अंडमान निकोबार में भी काम किया है, हमारे किसान जम्मू कश्मीर में भी हैं, पंजाब में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, हमारे मध्य भारत में है, दक्षिण भारत में है। तो हमारे किसान भाइयों को स्थान विशेष के हिसाब से आप ये भी निर्देशित करें कि उनको कौन कौन सी जो दलहनी फसलों की तैयारी वो कर सकते हैं मार्च अप्रैल में। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। और मैं विस्तार से थोड़ी बातें बताऊं कि जैसे मैंने अभी फ्रासबीन की बात करा था, ये फ्रासबीन है जिसको राजमा भी आप बोलते हैं, फरास फली भी बोलते हैं हिंदी में, और ये दोनों किस्में अलग हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको हरी फली के रूप में मार्केट के लिए लेना है तो आप अलग किस्मों का चुनाव करेंगे, और राजमा के रूप में जो इस्तेमाल करना है उसकी किस्में अलग हैं। तो इस समय जो उसके बिजाई का समय है पर्वतीय अंचल है या लोअर हिल्स हम ये कह लें, जो पहाड़ों के जो क्षेत्र हैं नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन हमारा जो है वो वहाँ पे, या फिर आपके जो साउथ में भी थोड़े ठंडे हैं पहाड़े हैं जैसे नीलगिरी का हिल है, रत्नागिरी है और कोडाई कैनाल है, इन सब एरिया में जहाँ पे थोड़े सी ठंड है वहाँ पे इसकी बिजाई करके हरी फलियों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो राजमा के बीज लेने हैं, जो राजमा के लिए करने हैं, तो उसको भी अगर मैदानी क्षेत्रों में आप करना चाहते थे और करना चाहते हैं तो इस साल नहीं करके आप अगले साल के लिए भी सोच सकते हैं, जिसकी जानकारी मैं बता दूं कि ये उन क्षेत्रों में संभव हो सकता है जहाँ पे पाला नहीं पड़ता। तो आप इस बात का खास ध्यान रखेंगे, हमारे जो ये उत्तर भारत के ये क्षेत्र हैं, ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ये अपना यूपी का क्षेत्र है, जो ये यहाँ पे पाले की संभावना जाड़ों में बहुत रहती है। तो इस वजह से ये उसका बीज आप राजमा का नहीं बना पाते हैं। आप हरी फली तो ले पाएंगे, हरी फली वाली किस्म को लगा के अक्टूबर में लगा लेंगे आप
सितंबर एंड में या अक्टूबर में लगा के उसकी हरी फलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो इलाके जैसे आपका छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और बुंदेलखंड का रीजन है, महाराष्ट्र का ये रीजन है, आपका गुजरात का रीजन है और राजस्थान के भी कुछ पार्ट हो सकते हैं, तो इसमें जहां पाला की संभावना बिल्कुल नहीं है, उस समय आप सितंबर अक्टूबर की माह में इस फसल को लगा के आप राजमा का अच्छा बीज बना सकते हैं। वो राजमा के लिए उपयुक्त समय है उनके लिए, तब कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको माफ़ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूँ, क्योंकि हम जानकारी आगे भी लेते रहेंगे आपसे। पूरे देश में हमारे राज्य के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से दलहनी फसलों का चयन कैसे करें। हमारे साथ फिलहाल अनिरुद्ध जी जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, हमारे कॉलर। अनिरुद्ध जी, हेलो किसान में आपका स्वागत है। आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। सर, हम पूछ रहे थे दलहनी फसलों में सबसे अच्छी किस्म कौन सी है जिसकी हम बुवाई कर सकें? नहीं समझ आया। तो कौन से महीने में इसकी बुवाई करें? दलहनी फसलों में थोड़ा सा किस्म सबसे अच्छी है? किस्म दलहनी फसलों में किस्में कौन सी अच्छी हैं, ये उन्होंने सवाल जी किया। हाँ जी हाँ बिल्कुल। और कब कब बुआई कर सकते हैं? हाँ, अभी आपको मैं भी बात कर रहा था कि कौन सी फसलें और उनका बोने का समय जी कब है और वही कहाँ बात ही कब कर रहे बो थे। सकते हैं। जी, तो वही जैसा मैं आपको बात कर रहा था कि अभी मैंने राजमा की बात करी और फ्रांसबीन की फलियों की बात करी। अगर आप फली लेना चाहते हैं, फली ग्रीन फली के लिए लेना चाहते हैं, तो अभी भी जो हमारे कुछ इलाके हैं जहाँ थोड़ी सी ठंड है, क्योंकि अभी जिन इलाकों में तापमान आपका 30-35 से ऊपर चला जाएगा, तो वहाँ पे फिर आप राजमा की फली लेने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि उसके फूल झड़ने लगते हैं। समझ रहे हैं, फ्लावर ड्रॉप होने लगेगी, फिर आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अभी आपको 2 महीने के अंदर में अगर जिस इलाकों में तापमान 35 से ऊपर चला जाए, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप फ्रांसबीन ना बोएं, वहाँ आप ग्वार बोलें, और अगर संभव है तो आप ये लोबिया बोएं। लोबिया के लिए तो बहुत मुफीद समय है। अभी से लेके आप, मैं ये कहूँ, आप मार्च में बोएं, अप्रैल में बोएं, 15 मई तक भी बो सकते हैं, फिर उधर जुलाई से लेके अगस्त सितंबर तक बो सकते हैं। बहुत इसका लंबा समय है, तो आप लोबिया बोएं, इसमें वो दिक्कत नहीं आती जो फ्रांसबीन में आती है, क्योंकि लोबिया गर्म जलवायु के लिए है और फ्रांसबीन जो ठंडे जलवायु के लिए बनी हुई है। लेकिन कुछ किसान भाई जो उसके धीरे धीरे समय के हिसाब से कुछ किस्में ऐसी विकसित कर दी गई हैं, जैसे कर्नाटका वाला रीजन है हमारा, वहाँ पे तो साल में कई बार खेती कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ तापमान ज़्यादा जाता ही नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे आप 2-3 फसल ले लेते हैं साल में, लोबिया की भी कर लेते हैं लोग, फ्रांसबीन भी बो लेते हैं, तो वहाँ कर सकते हैं आप। लेकिन हमारे जो उत्तर भारत के इधर के इलाके हैं, इधर में थोड़ी ये दिक्कत है। तो इधर के लिए आप सबसे मुफीद हम ये कहेंगे इस समय, अब आप ये लोबिया लगाएं और ग्वार लगाएं। तो लोबिया की, जहाँ तक मैंने अभी आप किस्मों की बात पूछ रहे थे मुझसे, तो लोबिया में जैसे मैंने कहा कि आपकी जो बौनी किस्में हैं, तो बौनी किस्मों में जो इस समय प्रचलित किस्में हैं हमारे देश के अंदर में, तो आप हमारे जो पूसा संस्थान से पूसा कोमल, जो सबसे पहली किस्म थी जो यहाँ से निकाली गई थी, वो अभी भी किसानों के बीच में है, वो लोग उगाते हैं। ये दाल के रूप में भी इसको खा लेते हैं और सब्जी के रूप में भी सूख जाती है बीज, तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसको कर लेते हैं। दूसरी किस्म है जो हमारी आपके पूसा सुकोमल, ये सिर्फ हरी फली खाने के लिए है, और इसका जो फलियों का जो स्वाद है बिल्कुल बहुत ही अच्छे गुणवत्ता की फसल है, और मेरे ख्याल में ये 40-45 या 50 सेंटीमीटर से ऊंचाई इसकी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फलियों की लंबाई होती है इसकी करीब 30 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर तक। तो ये एक बहुत ही अच्छी किस्म है। इसके बाद अभी बहुत ही शीघ्र, अभी पिछले साल ही एक नई किस्म हमने और निकाली है, जिसका नाम दिया है पूसा धरणी। जी डॉक्टर साहब, पूसा धरणी पर हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। आपकी जीवन शैली
और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं अर्जुन मध्य प्रदेश से। अर्जुन जी, आपको नमस्कार। हेलो किसान में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। सर मैं यूँ पूछना चाहता हूँ। हेलो जी, पूछिए। सर मैं यूँ पूछना चाहता हूँ, मैं सर 1-2 दिन में पपीता लगाना चाहता हूँ, तो उसमें सर लोबिया या गुआर की कौन लगाऊं? क्या लगाऊं, लोबिया और गुआर? हाँ, अच्छा जी, ठीक है अर्जुन जी, आपने बहुत सवाल पूछा है, सही पूछा है। अभी समय है, बिल्कुल। पपीता का तो भी आप पौध रोपण करेंगे तो जो पपीते के बीच में जो जगह आपके पास है, जो जगह बचती है, उसमें आप इंटरक्रॉप के रूप में या अंतः फसल के रूप में जो आप इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें लोबिया भी लगा सकते हो, ग्वार भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमने अभी बताया कि बौनी किस्मों का ही चयन करिएगा। बौनी, क्योंकि बेल वाली करेंगे तो वो फिर फैलेगी इधर उधर, तो वो ठीक नहीं होगा। आप बेल वाली किस्मों का चयन न करें इस समय, आप बौनी किस्मों का चयन करें। तो बौनी किस्मों मैंने अभी आप नाम लिया था, पूसा कोमल मिल जाए आपको उसका बीज, या पूसा सुकोमल का, या अभी एक नई किस्म हमने अभी इसी साल रिलीज हुई है, वो पूसा धरणी बनाया है, जो उसको भी आप उगा सकते हैं। और ये किस्म दोनों सीजन के लिए है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये हरी फली खाने के लिए है और बहुत अच्छी उम्दा किस्म की है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्वादिष्ट होती है, रेशे भी होते हैं, लेकिन जब आप तोड़ते हैं तो उसमें रेशा भी कम होता है। तो और दूसरी ये बात है कि इसके अंदर जो हमने बीमारियों की रोग रोधक क्षमता डाली हुई है, जो बारिश के समय में जब आप लोबिया बोओगे तो उसमें आप गोल्डन मोजैक बीमारी आती है, आप पत्तियाँ सारी पीली पड़ जाती हैं वायरस के रोग के फैलने से, तो वो बीमारी इसमें बिल्कुल नहीं आती है। और दूसरी एक और आती है जो पत्तियों पे धब्बा पड़ता है, जिसको हम लोग सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट बोलते हैं। तो वो पत्तियों पे जब धब्बे बनते हैं डार्क भूरे रंग के, तो उसकी वजह से पत्तियों में बहुत सारे स्पॉट जब बन जाएंगे तो उसके भोजन बनाने की क्षमता कम हो जाती है, फिर उत्पादन भी कम होता है। तो इस वजह से, और इसकी पत्तियों पे आपको एक भी धब्बा नजर नहीं आएगा। तो ये इस किस्म की खासियत है जो हम लोगों ने बनाई कि आपको उस वजह से कि वो बीमारी जो आ रही है, गोल्डन मोजैक आ रही है या पत्ता रोग आ रहा है, तो आपको फिर दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा उन दवाइयों का, और उससे आपकी फसल बहुत ही अच्छी सुरक्षित, और जो आप फसल तोड़ के बाजार में ले जाएंगे तो उपभोक्ता को भी जो उसको आप परचेज करेगा, जो खाने के लिए घर ले जाएगा, तो उसको भी बिल्कुल सेफ एक तरह से सब्जी मिलेगी जिसमें कोई दवा का इस्तेमाल नहीं हुआ। और डॉक्टर साहब, आप जो ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे, जो नई प्रजातियां खास तौर पे बनी है, उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे, जो चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी। बिल्कुल, तो वो मैंने अभी बताया हूँ, ये जैसे पूसा धरणी, यही हम बात कर रहे थे आपके साथ, तो उसकी मैंने ये विशेषता बताई है कि ये उसके लिए है और ये बौने किस्म की है, और इसको आप अच्छे से बो सकते हैं, दोनों मौसम में बो सकते हैं। और तो बरसात के मौसम में आप जानते हैं बीमारियाँ और रोग ज़्यादा आते हैं, तो उस समय ये प्रकोप ज़्यादा होता है, सर्कोस्पोरा का प्रकोप होता है, कभी कभी एंथ्रोक्नोज का भी प्रकोप होता है, और गोल्डन मोजैक का भी होता है। तो वो ये बीमारियां इस हमारी जो पूसा धरणी हमने बनाई है इस पे नहीं आती हैं। इस पे आपको कोई आपको रोग वगैरह जो जिनकी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं उनको आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे आप एक बार बिजाई करके अच्छे से अच्छे उपज ले सकते हैं आप, और सेफ मार्केट में आप इसको व्यापार भी इसका कर सकते हैं, जिससे कि लोग, हमारे उपभोक्ता वर्ग इसको खरीदें तो वो भी कोई उनके अंदर दवा का रेजिडुअल इफेक्ट ना हो, उससे ये आप बचे रहेंगे, और इसकी फसल को, सब्जी को इस्तेमाल करेंगे तो उनको बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा स्वास्थ्य देगा। डॉक्टर साहब, जो आपने नई प्रजातियों के बारे में बताया, उसमें ग्वार है, लोबिया है, राजमा है, दलहनी की और भी बहुत सारी फसलें हैं। तो एक तो मेरा सवाल ये भी है कि और जो फसलें हैं वो क्या क्या हैं, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, और उसके साथ ये इसकी पहुंच कैसे होती है हमारे किसान भाइयों को, वो कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये दो सवाल मेरे हैं, इसके बारे में भी हम विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। जी, तो अभी जैसे मैंने लोबिया की बात की है, अब इसके बाद आपको मैं बताऊं फ्रांस बीन,
जैसे आप फ्रांस बीन लगाना चाहते हैं तो जो हरी फलियों के लिए किस्म है वो पूसा पर्वती, पूसा कंटेंडर, जो कंटेंडर है, ये दोनों हैं जो हमारे पर्वतीय अंचल के लिए बहुत ही काफ़ी विकसित की गई हैं। वहाँ पे इसका प्रचलन ज़्यादा है और हमारे जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ भी इसको लोग लगाते हैं। इसके अलावा जो और है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए और भी विशिष्ट किस्में निकाली गई हैं, जैसे VL बोनी बीन 1 है और VL बोनी बीन 2। ये किस्म है जो हमारे विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा से निकाली गई है। ये बहुत ही अच्छी किस्म है और VL बोनी 1 तो ऐसी किस्म है कि अगर किसी कारण से आप 10 दिन तक तुड़ाई ना करें, ऐसी परिस्थिति बन जाती है, बारिश हो गई, ओला पड़ गया, कुछ भी हो गया, कोई समय ना मिला किसान को और सोचता हमारी फसल तैयार है, हम तोड़ ना पाएँ, तो ये 10 दिन भी तक बाद भी आप तोड़ें तो इसमें वो रेशा नहीं बनता है। ये जैसे ही आप इसको तोड़ेंगे ये खट से टूट जाएगी ये फली और बहुत ही उम्दा क्वालिटी का इसका फली तैयार होती है। तो आप इस किस्म को लगा सकते हैं। और जहाँ ये मैदानी क्षेत्रों की बात हम आपको करें तो यहाँ पे पंतनगर से एक किस्म निकाली गई है, पंत अनुपमा जी, और पंत बीन 2, वहाँ भी 2 किस्में निकाली गई हैं वहाँ से। उसकी भी आप ये पूरे हमारे मैदानी क्षेत्रों में इसकी खेती कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर वो भी ना मिले आपको तो जो हमारा IIHR है बेंगलोर में, जो वहाँ से भी किस्में निकाली गई हैं। अर्का अनूप है, इस समय लेटेस्ट किस्म है, ये बहुत अच्छी किस्म है। इसकी भी खेती हमारे उस रीजन में ज़्यादा होती है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के एरिया में। अगर लेकिन आप चाहें तो उसको भी इधर उगा के उसको भी खेती कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो मैंने बौनी किस्में ही आपको बात की है, क्योंकि बौनी किस्मों ही इस समय लगा पाएंगे, क्योंकि गर्मी जल्दी आ जाएगी तो आपका होगा नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे क्षेत्र विशेष का। मैंने जैसे कहा है कि जहाँ पे तापमान 32, 33, 35 जाने लगे तो आप समझें कि फल में फिर फलियों का विकास रुक जाएगा और फूल भी झड़ने लगेंगे। तो उससे पहले जहाँ हो सके, और ये कम से कम बिजाई के 45 दिन बाद आपको फली मिलने की संभावना बनती है, तो 1 महीने के बाद फूल आने लगते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना स्थान विशेष का ध्यान रखिएगा। जो मैंने तापमान पे बात की है, अगर वो होता है तो आप वहाँ न लगाएंगे, उसके जगह पे आप लोबिया लगा लीजिए। लोबिया से भी आपको उससे दलहनी सब्जी है, दोनों से भी पौष्टिक आपको प्रोटीन रिच सब्जियां होती हैं। जो भी सब्जी आप खाते हैं दलहनी सब्जियों से ज़्यादा किसी और में प्रोटीन नहीं मिलता है, और इसकी फलियों में आपको प्रोटीन पूरी मिलती है, भरपूर मिलती है और भोजन में स्वास्थ्य देता है। और ग्वार आप जानते हो, ग्वार भी एक ऐसी फसल है जो कि बहुतायत रूप से हमारे देश में उगाई जाती है। ग्वार भी जो ग्वार गम के लिए किस्म लगाई जाती है वो अलग है, और जो सब्जी के लिए लगाई जाती है वो अलग है। तो उसमें जो 2-3 किस्में हैं मैं आपको बता दूं कि पूसा से ही निकाली तो पूसा नौबहार है और पूसा सदाबहार है। 2 किस्में इसकी पूसा से निकाली हैं, और एक गुजरात से निकाली है जो गोमा मंजरी है, आप वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और राजस्थान से भी जो हमारा ये आपका जयपुर के पास एक संस्थान है आपका, वहाँ से निकाली गई है वो किस्म है, तो आप उसको लगा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सब्जी के लिए जो खेती करते हैं तो पूसा नौबहार ही ज़्यादातर लोगों के पास खेतों में लगी है, जिसकी फली की लंबाई काफ़ी लंबी होती है, कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। तो अच्छी होती है और गूदेदार होती है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो ग्वारगम वाली होती हैं वो पतली होती हैं और बिल्कुल छोटी सी होती हैं, गुच्छे में फलती हैं, और सब्जी के रूप में वो जब खाएंगे तो मुंह के अंदर रेशा ज़्यादा आएगा, चेफा सा लगेगा, तो वो नहीं खाई जा पाती। तो इस वजह से सब्जी के लिए अलग ही किस्मों का चयन किया जाता है, उसकी ब्रीडिंग की जाती है, उस किस्मों को बढ़ावा दिया जाता है, फिर उसका बीज संवर्धन होता है। तो जब मैंने पूसा की जो किस्मों का आपके लिए नाम लिया, आपने पूछा था कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे जी, ये बहुत कैसे पहुँचोगे, क्योंकि जब यहाँ पूसा में, दिल्ली में या और बहुत सारे हमारे शोध संस्थानों में जब शोध होता है और नई प्रजातियां विकसित होती हैं, तो वो किसान तक उसकी पहुंच और उसका जो तकनीकी जानकारी है कि ये फसल कितना प्रोटीन रिच है, इसमें कितना पोषण मिलेगा, और वो जानकारी किसान के साथ आम जनता तक भी पहुंचना जरूरी है, ताकि ये कनेक्ट बना रहे। जो उपभोक्ता उसको खा रहा है किसान से खरीद कर या सब्जी विक्रेता से खरीद कर, उसको भी ये समझ, यह जानकारी होनी चाहिए। तो सवाल मेरा यही था कि कैसे वो हमारे किसान तक आप ये फसलें, नई प्रजातियां पहुंचाते हैं। जी हाँ, तो जैसे कि किसान भाइयों आपको पता ही है, जैसे आप ये दूरदर्शन के माध्यम से आपको किस्मों के बारे में पता चलता है, प्रसार पत्रिकाएं हैं उसमें उस वैरायटी के बारे में लिखी जाती है कि आपको जानकारी आप तक पहुंचे।
आपके ऑल इंडिया रेडियो से भी जब हम लोग जाते हैं, वार्ता करते हैं, तो वहाँ से भी इसके बारे में बताते हैं और इसकी खूबियाँ। नहीं डॉक्टर साहब, तो प्रचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कैसे किसान तक पहुँचती है वो? जी, तो किसान भाई खुद या तो जैसे पूसा में आते हैं, पूसा से आप प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे पूसा संस्थान के अंदर में 2-3 सेल काउंटर हैं। एक तो सब्जी विज्ञान विभाग के पास काउंटर है, वहाँ जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एटिक है हमारा, जो गेट के पास ही होता है, वहाँ पे आप पहुँचें, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो जो हमारा सीड प्रोडक्शन यूनिट है वो भी एटिक के पास ही होता है, आपको वो लोग बता देंगे जब आप जाएंगे कि आप यहाँ से जाके वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, और जो दिल्ली आके लेना चाहें। और दूसरा है जो हमारा करनाल एक सेंटर है हमारा, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बीज वहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में इतनी खेत नहीं है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकें यहाँ पे। तो जो हमारी नई वैरायटी बन जाती है उसको हम लोग फिर करनाल दे देते हैं अपने उस सीड प्रोडक्शन के लिए, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बीज वो बनाते हैं। तो जो उस इलाके के किसान हैं, आप करनाल में जाके वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको संभव नहीं लगता है तो हम लोग जो बीज ये बनाते हैं, फिर जो हमारा राष्ट्रीय बीज निगम है, NSC जिसको आप बोलते हो, इसके हर स्टेट में क्षेत्रीय केंद्र हैं, सब जगह इसकी दुकानें या खुले हुए हैं। तो आप वहाँ से भी जाके, हम लोग इनको अपनी बीज जो बनाते हैं नई नई किस्मों को राष्ट्रीय बीज निगम को देते हैं, ये फिर इसका बीज उत्पादन करा के अपने माध्यम से किसानों तक ये बीज पहुँचाते हैं। तो ये हमारी जो बीज किसानों तक पहुँचने की ये प्रक्रिया है, वो ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, दलहनी फसलों की एक बहुत लंबी बड़ी फहरिस्त है। जी हाँ, बहुत सारी दालें हैं। हाँ। और जो सब्जी वर्गीय इसमें फसलें हैं। हाँ। तो इसमें हम जानना चाहेंगे आपसे विस्तार से, जो रोग आते हैं वो आप अगर हमको कुछ रोगों के नाम और उसके निदान भी बताते चले साथ साथ, तो जो भी किसान भाई हमारे ये हेलो किसान इस समय देख रहे हैं, आपके फ़ोन कॉल्स का भी हमें इंतज़ार है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। और आप ये भी नोट कर लें, जो रोग आपके दलहनी फसलों में लगते हैं उनके निवारण आप कैसे करेंगे डॉक्टर साहब? अब किसान भाइयों, जैसे मैंने अभी आपको जब किस्मों के खूबियों के बारे में बात कर रहा था कि इसमें है, तो मैंने जैसे कुछ किस्में और बताई थी। अभी तो मैंने पूसा की किस्में बताई थी। जो लोबिया में एक काशी कंचन है, जो हमारे IIVR वाराणसी से निकाली गई, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस में है, वहाँ से निकाली गई, ये भी काफ़ी लोकप्रिय है हमारे इलाकों में। तो आप काशी कंचन है वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं इस बीज को, इसको भी आप लगा सकते हैं, और काफ़ी मांग बाज़ार में होती है और ये प्रयोग करते हैं हमारे किसान भाई। तो जो आपने अभी जैसे पूछा था, मैं पहले उनसे पहले रोगों और व्याधियों से पहले मैं उनको ये बता दूं कि हमारे किसान भाई अगर लगाना चाहता है, 1 हेक्टेयर खेती करना चाहता है इन फसलों की, तो उसको बीज की मात्रा कितनी चाहिए। बहुत अच्छा जी, क्योंकि उसको बीज भी लगाना है हमको, उसी हिसाब से बीज जाके खरीदेगा बाजार से, फिर ले आके लगाएंगे। तो जैसे आप लोबिया लगाना चाहते हो, तो लोबिया के लिए जो हमने बौनी किस्में बताई हैं, उसकी 20 से 25 किलो 1 हेक्टेयर के लिए बीज पर्याप्त होता है। राइट। आप इस बात को नोट कर लेना कि 20 किलो 25 किलो, क्योंकि कुछ लोबिया के किस्मों के जो बीज होते हैं ना, किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं। तो जो छोटे होते हैं उनके 20 किलो पर्याप्त हैं, और जो थोड़े से बड़े होते हैं उनकी 25 किलो तक लगती है। तो इसीलिए हम रेंज में बताते हैं कि 20 से 25 किलो आपको 1 हेक्टेयर के लिए बीज काफ़ी होता है। इसी तरह से अगर फ्रासबीन जैसे आप जो लगाना चाहें, तो उसके लिए आपको कम से कम 80 से 100 किलो, उसके बीज बड़े होते हैं, वजनी होते हैं, तो इस वजह से उसके 80 से लेके 100 किलो बीज उसकी 1 हेक्टेयर के लिए ज़रूरत पड़ती है। और ग्वार है, ग्वार के बीज बहुत छोटे होते हैं, मसूर से भी थोड़े छोटे होते हैं, तो इसका 10 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। तो इस तरीके से आप जो किस्में मैंने बताई हैं और इसके बीज की उपलब्धता अपने क्षेत्रफल के हिसाब से, आपको 1 हेक्टेयर लगाना है, 2 हेक्टेयर लगाना है, आधा हेक्टेयर लगाना है, उस हिसाब से आप बीज को सुनिश्चित करें कि आपको कहां से प्राप्त होनी है। डॉक्टर साहब माफ़ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। सतीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे कॉलर मध्य प्रदेश से। सतीश जी, हेलो किसान में आपका स्वागत, आपको नमस्कार, अपने सवाल पूछें। सतीश जी, आप अपने टीवी स्क्रीन से जरा दूर आ जाएं, टीवी सेट को जरा धीमा कर दें, सवाल पूछिए, बोलिए। हाँ सर, ये ग्वार की फसल अपनी जो जी, सतीश जी आप ग्वार की फसल लगाना चाहते हैं? हाँ सर। हाँ, सवाल क्या है आपका? यही सवाल है?
फोन कट गया है। आप ग्वार की ठीक है, फसल सतीश लगाना जी। चाहते हैं हाँ, सतीश जी। आप ग्वार लगाना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इसकी 2-3 किस्में हैं मध्य प्रदेश से। जैसे आपको पूसा नवबहार आपको मिल जाए तो वो बहुत अच्छी है, उसको आप लगाएं। और लगाने के लिए मैंने बीज दर भी आपको बताया था, 10-12 किलो 1 हेक्टेयर के लिए चाहिए। और जो इसकी लगाने की विधियाँ हैं, जो इनकी कहते हैं कि बुआई कितनी दूरी पे करें, ये भी तो ज़रूरत पड़ती है आपको। तो एक और इससे सावधानी मैं आपको बताऊं कि जब भी आपको कोई भी दलहनी सब्जी की खेती करनी है तो आप पहले खेत की भली प्रकार जुताई करें। जुताई करने के बाद अगर आपके पास संसाधन मौजूद हैं, सड़े गोबर की खाद आपके गाय बैल भैंसों से जो आपके घर में अगर उपलब्ध है तो 10-12 टन हम लोग बोलते हैं कि 1 हेक्टेयर में डालें तो बहुत ही अच्छा उपज देती है, ग्रोथ भी अच्छी होती है। अगर वो है तो आप ज़रूर डालें, अपने खेत में डालना भी चाहिए। और इसके बाद अच्छी सी जुताई करें और फिर उसमें पानी लगा दें। पानी लगा दें और फिर देखें जब जुताई करने लायक हो जाए तब आप उसकी जुताई करें। जुताई करने के बाद उसमें आप 40 किलो नत्रजन, 50 किलो फास्फोरस और 40 से 50 किलो पोटास, ये तीनों मात्रा जमीन में बुआई से पहले ही बिखेर दें। बिखेरने के बाद फिर उसमें कतारें निकालें, लाइनें बनाएं। लाइन जो है इस समय गर्मी का मौसम आएगा आगे तो आपको 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। लोबिया के लिए भी रख सकते हैं और ग्वार के लिए भी, और वही फ्रासबिन में भी वही चलती है। तो 30 से 45 सेंटीमीटर आप लाइन से लाइन की दूरी रखें। और बीज जब उसमें बोएं, बहुत ज़्यादा घना ना बोएं क्योंकि आपका बीज फिर बेकार चला जाएगा। तो 10 से 15 सेंटीमीटर हम पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं, तो उस हिसाब से आप थोड़ी बिजाई करें थोड़े से दूर दूर पे, तो उस तरीके से आपका बीज भी बेकार नहीं जाएगा और आपका उचित फासले भी पौधे से पौधे की बनी रहेगी, जिससे पौधों को बढ़ने में सहायता मिले और अच्छी फलत देने के लिए वो आपके लिए तैयार हों। जी सर, अभी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर, मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। जी, ब्रेक के बाद हेलो किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, इंद्र सिंह जी मध्य प्रदेश से। इंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, हेलो किसान में। आप अपना सवाल पूछें। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न ये है कि जो दलहन सब्जी है उनको क्या जैविक तरीके से किया जा सकता है और ये कितने प्रकार की होती है और इनका खातरीबंद बीज जो है कहाँ पूसा से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? जी, ये मेरे 3 प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल इंद्र सिंह जी, मैं आपको ये बताऊं कि दलहनी सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप बेशक ऑर्गेनिक तौर पे उगाइए, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रोग और व्याधियां नहीं आती हैं। ऑर्गेनिक जब आप खेती करते हैं तो उसमें रोग व्याधियां परेशान करती हैं और उसकी वजह से आप कीड़ों का निदान नहीं कर पाते हैं क्योंकि इंसेक्टिसाइड आपको छिड़कना नहीं है। तो उस वजह से उनमें कंट्रोल करना थोड़ी समस्या आती है, बहुत आती है। रोगों को भी कंट्रोल करने में मुश्किलात आती है। तो जो हम ये दलहनी सब्जियां कह रहे हैं ख़ास तौर से इस मौसम में, तो इसमें रोगों का और कीटों का प्रकोप बहुत कम होता है और ये दलहनी सब्जियों में तो और भी कम होता है। 1-2 कीट होते हैं, 1-2 रोग होते हैं, उसको आप बड़े आसानी से ऑर्गेनिक जो खेती करना चाहते हैं आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। तो आप इसको करें और करना भी चाहिए। मैं जैसे अभी बताऊं आपको, तो किस्में जैसे आपने पूछा है इंद्रसेन जी, आप पूसा से, मैंने बताया था पूसा से प्राप्त कर लें या राष्ट्रीय बीज निगम से प्राप्त कर लें, जो भी आपके आसपास जहां उपलब्धता जैसी है। नहीं तो आप दिल्ली आके प्राप्त कर सकते हैं, करनाल के प्राप्त कर सकते हैं, राष्ट्रीय बीज निगम के केंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं। यही उचित सोर्स है जहाँ से आपको बीज मिल पाएगा।
जी ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है, अब आप जानते हो फली लेना है आपको, तो सिंचाई का भी व्यवस्था आपको रखनी पड़ेगी। तो सिंचाई प्रबंधन के लिए भी ज़रूरी है। अगर आपकी भूमि हल्की है, जैसे ये बलुई दोमट वाली भूमि है, तो इसमें 8 से 10 दिन पे आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी देने को। और अगर भारी मिट्टी है तो उसमें 5 से 6 दिन पे देनी पड़ती है। तो थोड़ा सा अपने खेत के हिसाब से आप इसका भी देखना कि बिजाई करने के बाद जब ये लगभग 25-30 दिन के हो जाएं, तो उस समय फूल आने का समय होता है, तो आपको उस समय कम से कम एक पानी आपको तो ज़रूर देने की व्यवस्था रखनी होगी जी। क्योंकि फूल आने पे और ज़मीन आपकी सूख रही है तो फिर तो फली बनने में बड़ी दिक्कत होगी, और जो फलियां बनेंगी भी वो उसका विकास नहीं होगा, उसमें रस नहीं होगा। जो कहते हैं ना सब्जियों में रस होना चाहिए जी डॉक्टर साहब, वरना सूखी सूखी सी होगी। जी हमारे साथ हमारे कॉलर और जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। राजेंद्र जी, हेलो। हेलो जी राजेंद्र जी नमस्कार, आपका स्वागत है हेलो किसान में। आप अपना सवाल पूछें। ये हमारे इधर ये उत्तर प्रदेश से हम बोल रहे हैं, कानपुर से। तो हमारे इधर ये मालूम करना है सर कि हमारे इधर पर ये राजमा की दलहनी फसल हो सकती है? जी बिल्कुल राजेंद्र जी हो सकती है, लेकिन अभी नहीं लगा पाएंगे। आपको अक्टूबर के मौसम में लगाना चाहिए, सितंबर अंत में, अक्टूबर के शुरुआत में, 15 अक्टूबर तक, उस समय आप बोएंगे तो आपको राजमा की खेती कर पाएंगे। क्योंकि अभी अब तो गर्मी बढ़ेगी धीरे धीरे ना, तो इसलिए आप अभी राजमा नहीं ले पाएंगे। अगर हरी फली के लिए करना है तो जो किस्म आपको उपलब्ध हो उसको ले सकते हैं, क्योंकि वो 45-50 दिन में आपको फली दे जाएगी। तो इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि तापमान उसके बाद बढ़ जाएगा तो नहीं मिल पाएगा आपको। हरी फली ले पाएंगे अगर जल्दी से लगा देंगे तो, क्योंकि मार्च ख़त्म होने वाला है। अब आप देखें इसका मौसम का ध्यान देख के करें। लेकिन आप राजमा की खेती करेंगे तो आप उस समय लगाइएगा, सितंबर अक्टूबर में जी। और दूसरी बात जो हमारे किसान भाइयों को ये बतानी है कि जैसे हमारे किसान ने पूछा था ऑर्गेनिक करनी है, तो बहुत ही अच्छा है। अब ऑर्गेनिक के लिए उसको ये चाहिए हमारे किसान भाई को कि अपने घर में जो आपके गाय बैल हैं उनके गोबर जो सड़ती है, सड़ाते हैं आप, कंपोस्ट खाद बनाते हैं। कुछ किसान भाई तो और भी एडवांस हैं जो केचुआ खाद बनाते हैं और क्या क्या खाद बनाने लगे हैं। तो अगर आपके पास खाद की मात्रा अच्छी है, खाद डालना चाहते हैं और ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, तो आप खेतों में बेशक इसको डालें, और जितना ज़्यादा हो जी, कि हम तो नॉर्मल तौर पे 10-15 टन बता देते हैं, और अधिक है तो और बढ़िया है, क्योंकि आप उसमें इनऑर्गेनिक जो आप नत्रजन यूरिया वगैरह नहीं डालना चाहते हैं, तो आप उस सोर्स से देने के लिए पौधे को भूखा न रखना हो जी, उसलिए आपको ऑर्गेनिक सोर्स से क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। इसका आपको ध्यान देना है। कहने सुनने में तो बहुत आसान होता है। अब जैसे आप इसी बात को समझें कि 40 किलो नत्रजन आपको अगर पौधे को चाहिए, तो आपको जो आपकी ये ऑर्गेनिक सोर्स हैं, जैसे आपके सबसे अच्छी ऑर्गेनिक सोर्स बताते हैं कि केचुए की खाद है जी, और उसमें 3% नाइट्रोजन मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता। 100 किलो डालेंगे तो 3 किलो मिलेगा जी, और आपको 40 किलो नाइट्रोजन की हम बात करते हैं तो 40 या 120। तो इस तरीके से जब आप गुणा भाग करेंगे तो उसकी क्वांटिटी बहुत आ जाती है जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज़ और, जो जैविक खेती की बात होती है कि हम जैविक खाद से, जैविक विधियों से दलहनी फसलों की क्या खेती कर सकते हैं। हाँ। यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है, जो आपने नाइट्रोजन की बात बताया कि ये 40% नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जो गोबर की खाद में उतनी नहीं मिलती। तो क्या हम जब जैविक खेती अपनाएं तो उसमें कुछ नाइट्रोजन को भी हम शामिल कर सकते हैं थोड़ा। इसलिए कहा जाता है कि एकदम बिल्कुल जैविक आप करेंगे तो उपज लेने की संभावना कम हो जाती है। आपके खेतों में 3-4-5 साल तक लगातार जब ये कंपोस्टिंग करते रहेंगे, गोबर की खाद डालते रहेंगे, तो धीरे 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 उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी जी। और इमीडिएट आप चाहें कि हमने थोड़ा सा हमारे पास कंपोस्ट है, खाद डाल के आपने फसल बो दी और ले लिया, तो आप देखोगे कि फसल में वो रंगत नहीं आएगी, फसल पीली रहेगी, उसकी फलियों का विकास अच्छा नहीं होगा। कारण सिर्फ यही है कि वो पेड़ भूखा है जी। जैविक खेती में दलहनी फसलों के विकास के बारे में, इसकी सिंचाई के बारे में और इसके बाजार के बारे में चर्चा हम जारी रखेंगे। आपके प्रश्नों के भी हमें इंतजार है। फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है हेलो किसान में। और हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे डॉक्टर श्रीधर से दलहनी फसलों की जैविक खेती के बारे में। डॉक्टर साहब, जैसा किसान भाई मैंने जैसे अभी बताया कि आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो दलहनी फसल बहुत मुफीद है, इसको आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान यही देना है कि आप खेत में ज़्यादा से ज़्यादा जैविक सोर्स से खाद की मात्रा पौधों को देने की कोशिश करें। तो आपके पास जितनी उपलब्धता ज़्यादा से ज़्यादा आप कर पाएँ, सड़ी गोबर की खाद हो, आपके कंपोस्ट खाद हो और केचुए की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, जो भी इस तरीके से चीज़ें हमारी जो जैविक सोर्स वाली हैं उसमें आप नीम की खली मिला दें, आप मूंगफली की खली मिला दें अगर आपके पास है, तो ये ज़मीन को उर्वरा शक्ति को बढ़ाएंगे। जो हमारे पौधों को बिजाई करेंगे तो उनको पोषक तत्व के रूप में मिलेंगे। और अगर इनकी मात्रा कम होगी, जैसे मैंने कहा था कि केचुए की खाद में 3% नाइट्रोजन होता है, तो अगर उतना नहीं मिलेगा पौधे को भोजन तो पौधा भी विकास उचित ढंग से नहीं करेगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो जैविक सोर्स जो आप देना चाह रहे हैं खेत में, तो उसको आप जब तक डालेंगे नहीं तब तक आप जैविक उत्पादन लेने में उतनी आपको मुनाफा नहीं मिल पाएगा और क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप जैविक सोर्स बनाएं, पत्तियां हैं इकट्ठे करें, जंगलों जो आपके आसपास पेड़ हैं उनके सड़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें उसमें दें। तो हम ये आपके ऊपर है निर्भर कि आप कहाँ से कैसे ये सोर्स को आप खेत में डालते हैं, क्योंकि कम डालेंगे तो उत्पादन उतना अच्छा नहीं मिलेगा, ज़्यादा चाहिए। और जहाँ तक रही बात, अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो आप ध्यान दें कि जब भी बीज को बुआई करें तो आप ट्राइकोडर्मा से इसकी बीज शोधन करके तब खेत में बिजाई करेंगे। और जो किसान भाई हमारे जैविक वाला नहीं करना चाहते हैं, नॉर्मल खेती करना चाहते हैं, तो वो सेरेसान से ट्रीट करके बो सकते हैं। जो थिराम है, कैप्टाफ है, ये 2 ग्राम 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। इसका केमिकल 1 चुटकी ऐसे उठाई, 1 किलो बीज में मिला दी और ऐसे ऐसे करके फिर उसको आप तब बीज में बुआई करें। तो जो ज़मीन के अंदर जो फफूंद जनित रोग जैसे ही बीज जमता अटैक करता है तो उससे ये बच जाते हैं। अगर आपने बीज शोधन करके बीज की बुआई की हुई है तो ये जो हमारे जो ज़मीन के अंदर में बहुत सारे फफूंद होते हैं, पिथियम होता है, राइजोक्टोमनिया होता है, फ्यूजेरियम होता है, तो ये सब सारे इनको जैसे ही बीज जमता है उस पर अटैक करते हैं और फिर बीज के अंकुरण के बाद वो ज़मीन कुछ तो ज़मीन के अंदर ही सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, और कुछ ज़मीन के ऊपर आते हैं तो बिल्कुल पतले से उसमें ग्रोथ नहीं होती है। तो इसलिए आप ट्रीट करके बोएं, क्योंकि जमने के बाद फिर अगर पौधा अच्छा से जम गया तो फिर आपके फल काफ़ी आगे बढ़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि ट्रीटमेंट करें। अगर जैविक करते हैं तो ट्राइकोडर्मा से करें और बाकी केमिकल से करना है तो आपको सेरेसान और थिराम से करें। तो ये ज़मीन की बात हुई। अब इसके बाद जब पौधा बड़ा होने लगता है, बड़ा होता है, तो आप जैसे ही बिजाई कर लेते हैं तो उसमें खरपतवार की भी बात आती है जी। तो हमारे किसान भाई आप देखते हैं कि आजकल लेबर भी कम है और उतनी नहीं हो पाती है, खरपतवार निकाल नहीं पाते हैं। और दलहनी फसल है, अगर 25-30 दिन तक शुरू में ही उसको खरपतवारों ने घेर लिया तो उसका विकास रुक जाता है। तो इसलिए जो भी दलहनी फसल आप बोते हैं, बोने के 48 घंटे के अंदर, हम ये कहते हैं अमूमन तो उसी दिन आप कर दें या 48 घंटे के अंदर कर दें, तो पेंडीमेथिलीन नाम की दवा आती है जो ये खरपतवार नाशी है जी। और इसका
आपको 3 ml पर लीटर या 2 से 3 ml आप कर सकते हैं पर लीटर पानी में घोल बना के, जितनी आपने एरिया बनाई है उसमें हिसाब से, जैसे 1 हेक्टेयर में आपको कम से कम 500 लीटर पानी लग जाएगा, तो उस हिसाब से आप बनाएं और घोल बना के उसका छिड़काव करें बिजाई करने के बाद। जी डॉक्टर साहब, ये चर्चा हम आपसे आगे जारी रखेंगे। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, सतीश जी मध्य प्रदेश से। हेलो, संपर्क शायद टूट चुका है सतीश जी से हमारा। जी हाँ जी डॉक्टर साहब, और अब जी, और इसके साथ में हमारे पास समय क्योंकि अब कम है, अभी सिंचाई और व्यापार की भी हमें बात करनी है। तो सिंचाई के लिए क्या खास इंतजामात दलहनी मैं किसानों को थोड़ी सी बता दें कि रोग व्याधियां आती हैं तो पहले से उनके दिमाग में थोड़ी बहुत छोटी सी बात है। तो जैसे मैंने वो बताया, उसके बाद जब पौधा बड़ा हो जाता है तो कभी शुरू में माहो का प्रकोप होता है। माहो आती हैं, चेपा होती है, कहीं कहीं चेपा बोलते हैं, हम लोग माहो भी बोलते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा है तब तो आप सोचें कि हमको इस पर कुछ छिड़कने की ज़रूरत है। इक्का दुक्का नज़र आए, थोड़ी एरिया में नज़र आए, 1-2 पेड़ में आए चिपके हैं तो उनको पेड़ को उखाड़ दीजिए, उस तरीके से वो नष्ट कर सकते हैं। दूसरा, एक फली छेदक भी आता है, फलियों में बोर करता है, फली के अंदर छेद करता है, तो उसकी भी आप देखें कि वो भी कीट है, जमीन पे ही रहेगा, वो मरेगा नहीं जी। तो आप उस चीज को देखें, अगर बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है तब आप कंट्रोल करने के लिए सोचें। कार्यक्रम का समय क्योंकि समाप्त हो रहा है जी, तो आप बहुत 30 सेकंड में अगर आप जो सिंचाई की बात हम जानना चाह रहे थे आपसे, उसके में कुछ सिंचाई के लिए मैंने जैसे किसान भाइयों को बताया, हल्की भूमि है तो आपको 7 से 10 दिन में करने की जरूरत है, या आवश्यकता अनुसार आप देख लें। अगर भारी भूमि है तो 1 हफ्ते के अंदर में करनी है। दूसरी बात, जो मार्केटिंग की बात आपने करी है, तो मार्केटिंग में हमारे किसान भाइयों को यही इस बात का ध्यान देना है कि जब भी आप फल की तोड़ाई कर लें, उसकी ग्रेडिंग करें। ऐसा नहीं है कि बस भर लें और चला जाए। और ख़ास तौर से जैसे मैंने फ्रांसबीन की बोला है कि फ्रांसबीन में जो स्ट्रिंजलेस वैरायटी है, जो मैंने वैरायटी किस्मों की बात की है, और वो आप बोरों में भर के भेजेंगे तो वो टूट जाएंगी क्योंकि वो इसमें रेशा नहीं होता। इसी तरह से लोबिया में भी रेशा नहीं होता। तो आप बोरों में ना भर के कार्टून में भरें, कुछ उसमें भरें जिससे कि वो टूटे नहीं, सीधी सीधी रहें। तो मार्केट में जब ले जाएंगे तो उसका भाव आपको ज़्यादा मिलेगा, और बोरों में भरेंगे तो वो टूट जाएंगी, टुकड़े टुकड़े होते हैं, तो उसका दाम आपको खुद समझिए कि उतना नहीं मिलेगा। जी डॉक्टर श्रीधर, आपने तमाम जो दलहनी फसलों के लिए उपयोगी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, हमारे कॉलर्स को, हमारे किसान भाइयों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ आज यहाँ मौजूद रहे, और अब हम अपने दर्शकों को हमारा अगला विषय बता दें, और आप नोट कर लें, हमारा अगला विषय जो है एकीकृत बागवानी विकास मिशन और परंपरागत कृषि विकास योजना, ये हमारे विषय हैं कल के। और आप इन विषयों पर अपने सवाल हमसे अवश्य पूछें हमारे टोल फ्री नंबर के ज़रिए, और हमारा जो ईमेल आईडी है उसके ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है। आप अपने सवाल, जिज्ञासाएं इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। जिन विषयों पर आप हमारी चर्चा सुनना चाहते हैं उन विषयों पर, और आप हेलो किसान टाइप करेंगे तो फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारा जो टोल फ्री नंबर है जिस पर आप डायल करके अपनी जिज्ञासाएं नोट करा सकते हैं, 1800-113060, जो सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। और कोरोना वायरस के इस माहौल में हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपना बहुत ध्यान रखें, अपने हाथों को पानी और साबुन से धोएं, और यदि आपको खांसी या जुकाम है, छींकें आ रही हैं, तो अपने चेहरे को, अपने मुंह को ढक कर रखें। हेलो किसान में फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। इजाज़त दें, नमस्कार।